हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मेंटोर मी। सो हम अपनी जो करंट अफेयर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का जिसमें हम जो आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है आपने तो मैं आई बटन में आपको पहली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको पहली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज से। सो फर्स्ट न्यूज इज योर नेशनल क्वांटम मिशन। अब नेशनल क्वांटम मिशन से पहले आप समझ लो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है। बेसिकली जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है वो आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको यूज करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स जैसे सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको यूज करता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम मिशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की हम बेसिकली बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो जिस तरह से हमारा साइबर सिक्योरिटी होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, हम इसको हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हैं। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उसको एक बूस्ट देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड एज योर नेशनल क्वांटम मिशन। तो 6,000 करोड़ का बजट रखा, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था और बेसिकली इसकी 8 ईयर्स की ड्यूरेशन रखी गई थी। 2023 से लेकर 2031 तक इसको हमने इसके ऊपर काम करना था ताकि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी उसमें भी हम एक कंपेटिटिवनेस जो है उसको गेन कर सके। तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज में बेसिकली हमने कंप्यूटर्स बनाने थे, ऐसी मशीन्स बनानी थी जो 50 टू 1000 क्यूबिट्स के ऊपर बने हों। अब अगर इस तरह की मशीन्स हम बना लेते हैं तो पहले जैसे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी इस तरह की जो क्यूबिट मशीन्स है उनको बनाया हुआ है। तो हम भी बेसिकली इस तरह का एक टेक्नोलॉजी में एक कंपेटिटिवनेस को हासिल करना चाहते हैं। तो क्वांटम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इससे हमारे जिस तरह से मैंने आपको बताया था सिक्योर कम्युनिकेशन, जिस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बीच में कोई इंटरप्रेट भी कर सकता है, इंटरसेप्ट भी कर सकता है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन। तो इसको हम गवर्नमेंट में, डिफेंस पर्पसेज में, जो हमारी स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज क्वांटम सेंसिंग। तो क्वांटम सेंसिंग बेसिकली जो मेजरमेंट्स होती हैं, अल्ट्रा प्रिसाइज मेजरमेंट्स, वो भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे स्पेस नेविगेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट के मॉडल्स बनाने में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जिस तरह से पहले देखा हमने, साइबर सिक्योरिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं, एनक्रिप्शन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स में हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि बैंकिंग सिस्टम में थोड़े जो साइबर इश्यूज होते हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। जो सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन होती है उसमें भी हम इसको यूज, और जो ड्रग डिजाइन और डिस्कवरी होती है उसको लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ड्रग्स को डिजाइन करना, उसकी कंपोजिशन वगैरह, कोई नई डिजीज आ गई है उसमें जब ड्रग हमें डिस्कवर करना पड़ता है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लाइमेट मॉडलिंग में यूज कर सकते हैं, स्पेस नेविगेशन में, नेशनल सिक्योरिटी में, और इसकी वजह से जो डिजिटल सोवरेनिटी है उसको हम अटेन कर सकते हैं। तो दैट वाज योर कम्युनिकेशन अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको बोला जाता है एनपीटी। तो एनपीटी की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली 1968 में इस ट्रीटी को बनाया गया था और 1970 में इसको पूरी तरह से एनफोर्स किया गया था। बनाया क्यों किया था? नाम ही बता रहा है, नॉन प्रोलिफरेशन। किसकी नॉन प्रोलिफरेशन? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको कम किया जाए, डिसआर्मामेंट किया जाए, और जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको पीसफुली यूज किया जाए। लाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम बॉम्ब बनाने में भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी यूज कर सकते हैं। तो उसको बॉम्ब ना बना के हम उसका पीसफुल यूज करें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो देयर शुड बी नॉन प्रोलिफरेशन, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके स्प्रेड को रोकना है, डिसआर्मामेंट, जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको रिड्यूस करना है, एंड द पीसफुल यूज, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज हमें प्रमोट करना है। अब इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं कर रखा है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया कहता है कि ये जो ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। किस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है? क्योंकि इसने बोला कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो P5 नेशंस के पास होंगे, मतलब जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और किसी के पास नहीं होंगे। तो इंडिया इसको कहता है कि ये ट्रीटी एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो तभी हम इसके मेंबर बनेंगे। तो जिस तरह से हम बात करते हैं, वैसे जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं
उन्होंने साइन कर रखा है इसको, लेकिन उसमें से कुछ देश हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है, लाइक इंडिया इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, इजराइल इज देयर एंड नॉर्थ कोरिया इज देयर। तो आपको P5 नेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? वन इज योर फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया एंड चाइना। तो ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। उसी तरह से दो और आपकी ट्रीटीज हैं। वन इज योर CTBT, CTBT स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। Another is FMCT. FMCT stands for Fissile Material Cut Off Treaty. तो CTBT की बात करें, CTBT बेसिकली क्या बैन करता है? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को, जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं उनको बैन करता है। बट ये अभी तक फोर्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी भी स्टेट ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो जैसे यूएस, चाइना, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने साइन ही नहीं किया इसको। तो इंडिया ने बेसिकली, इंडिया का स्टैंड क्या है साइन ना करने के पीछे? कि जब तक आप यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट नहीं करते, मतलब सारे देश डिसआर्म नहीं कर देते अपने आप को, तब तक हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। डिसआर्म करने का मतलब किसी भी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। जिस तरह से पीछे मैंने आपको बताया जो एनपीटी था, वो क्या कहता था कि जो P5 नेशंस हैं, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, बाकी कोई स्टेट न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगी। सो नेक्स्ट इज FMCT, फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। अब ये ट्रीटी बैन करता है प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 की प्रोडक्शन को। क्यों बैन करता है? ताकि जो आर्म रेस है, जैसे दो देशों के बीच में रेस लगी होती है कि भाई मेरे न्यूक्लियर वेपन ज्यादा होने चाहिए, उससे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, तो उस आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसकी जो नेगोशिएशंस हैं वो भी रुकी हुई हैं यूनाइटेड नेशंस में, मतलब इसको भी अभी तक पास नहीं किया गया है। तो इंडिया क्या चाहता है कि हम तो इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स है, जो पहले से लोगों ने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ प्लूटोनियम और यूरेनियम, उसको भी आप लोग खत्म करो। तो इस वजह से इंडिया ने भी इसको अपोज किया हुआ है। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कौन सी ट्रीटी है जो न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती है? अभी हमने देखा CTBT। कौन से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं? अभी हमने देखा जो P5 नेशंस हैं, उनको NPT ने क्या बोला था कि ये जो 5 नेशंस हैं ये न्यूक्लियर वेपन्स को रख सकते हैं। CTBT एनफोर्स्ड क्यों नहीं हुई है अभी तक? क्योंकि कुछ की स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया। अभी पीछे देखा हमने USA, चाइना, इन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है, इंडिया ने उसको साइन नहीं किया हुआ है। तो इंडिया की पोजीशन की अगर हम बात करें, इंडिया चाहता है यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट। जब तक सारे इसके सारे देश जो हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग नहीं देते, तब तक भाई हम भी साइन नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अच्छा स्टैंड है, हम क्यों रिस्क लें भाई, हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दें, बाकी की स्टेट्स जो हैं उन्होंने खत्म किए नहीं है, तो दैट वुड बी अ रिस्की सिनेरियो फॉर इंडिया। सो नेक्स्ट इज योर तेजस MK1A। अब ये जो तेजस है इंडिया का एक एडवांस्ड फाइटर जेट है, जो हमने खुद बनाया, इंडिजीनियसली डेवलप्ड, जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, उसने इस जेट को बनाया है। तो बेसिकली ये एडवांस्ड रेडार है इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, AESA रेडार। और ये एक BVR मिसाइल है। BVR स्टैंड्स फॉर योर बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे हमने किसी टारगेट को अगर अटैक करना होता है, ठीक है, लाइक हमने मिसाइल मार के किसी टारगेट को अटैक करना है, तो वो हमारी लाइन ऑफ साइट के अंदर होना चाहिए। लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज में क्या है कि अगर वो हमारी लाइन ऑफ साइट में नहीं भी है टारगेट, तब भी हम उसको अटैक कर सकते हैं। और इसके अंदर तीसरा फीचर क्या होगा? मिड एयर फ्यूलिंग, मतलब आप हवा के बीच में ही इसको रीफ्यूल कर सकते हो। तो अगर ऐसा हो सकता है तो उसका जो ऑपरेशनल रेंज होगा वो ज्यादा होगा। सो इट वुड बी हैविंग एन एक्सटेंडेड ऑपरेशनल रेंज। तो अभी रिसेंटली हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने 97 जेट्स ऑर्डर करवाए थे, और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 2024 में हमने भरी थी। नेक्स्ट इज डिफेंस से रिलेटेड एक स्कीम है, दैट इज कॉल्ड एज द अग्निवीर स्कीम। तो 2022 में बेसिकली इसको लाया गया था, अग्निवीर स्कीम को, अग्निपथ के अंडर। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म मिलिट्री रिक्रूटमेंट है, जिसका सर्विस पीरियड होगा 4 इयर्स का। और 4 इयर्स के बाद क्या होगा? जो 25% सोल्जर्स होंगे उनको रिटेन कर लिया जाएगा और रेगुलर सोल्जर्स बना दिया जाएगा, और जो 75% होंगे उनको रिलीव कर दिया जाएगा, मतलब रिटायर कर दिया जाएगा, ये सारे बेनिफिट्स देके। जैसे उनको एक
सेवानिधि फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा, उनको स्किल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो पुलिस और स्टेट जॉब्स होती हैं उनके अंदर भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसका बेसिकली एम क्या है स्कीम को लॉन्च करने का, अग्निवीर स्कीम को, ताकि हमारी जो मिलिट्री है उसका यूथफुल प्रोफाइल मेंटेन रहे, मिलिट्री हमारी यंग रहे। जो पेंशन का बर्डन है, क्योंकि इसमें अब जो पेंशन है वो खत्म कर दी गई, अब उनको पेंशन नहीं मिलेगी, तो पेंशन का बर्डन स्टेट का रिड्यूस हो जाएगा, और जो 75% जिनको रिलीव कर दिया जाएगा वो एक स्किल्ड वर्कफोर्स की तरह एक जो देश की इकोनॉमी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। नेक्स्ट इज योर ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस से समझ लो इंडिया और रशिया का ज्वाइंट वेंचर है, दो रिवर्स हैं, BRA ब्रह्मपुत्र इंडिया की, मॉस्कोवा रशिया की रिवर, तो ये दो देश मिलकर इस मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दो तरह की मिसाइल्स होती हैं, पहले भी आपको बताया है, वन इज द बैलिस्टिक मिसाइल, अनदर इज द क्रूज मिसाइल। अब डिफरेंस मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर इनके बीच में क्या है। तो जिस तरह से हम जो हमारी ये मिसाइल्स होती हैं इनकी जब स्पीड की हम बात करते हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं मैक से, MACH, मैक नंबर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड। सबसोनिक, सोनिक, सुपरसोनिक, जो एक होगा मैक, 1 मैक, दैट वुड बी कॉल्ड एज द सोनिक मिसाइल्स। लेस देन 1 मैक होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर सबसोनिक मिसाइल्स, और जो ग्रेटर देन 1 मैक होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर सुपरसोनिक मिसाइल। उसके बाद 1 to 5 मैक के बीच में जो होंगी दैट वुड बी कॉल्ड एज योर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इस तरह से हम मिसाइल्स की जो स्पीड होती है उसको डिसाइड करते हैं। तो इसकी स्पीड होगी मैक 3, 500 किलोमीटर्स का इसका रेंज होगा। और अभी हम रिसेंटली बात करें तो हमने इसको एयर वेरिएंट भी इसका लॉन्च किया, नेवल वेरिएंट भी लॉन्च किया। जैसे हमारा एक फाइटर जेट है जिसका नाम है सुकोई Su-30 MKI, उससे भी हमने इसको लॉन्च किया। हमारी जो वॉरशिप्स है नेवल, उससे भी हमने लॉन्च किया। और ये हेल्प क्या करेगा, हमारी जो हमारा कोस्टल डिफेंस है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का हमारा जो एरिया, वहां पे हमें डिफेंस करने में हेल्प करेगा। इससे बेसिकली इंडियन ओशन में हमारी जो रीच है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब हम डिटरेंस की तरह एक काम कर पाएंगे इंडियन ओशन में, क्योंकि हमने देखा इंडियन ओशन में चाइना बड़ा प्रोएक्टिवली एंगेज कर रहा है। आपको बताई थी ना मैंने एक पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में चाइना क्या कर रहा है, इंडिया को इनसर्कल कर रहा है इंडियन ओशन में। जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट बना लिया, म्यांमार में बना लिया, पाकिस्तान में गवादर बना लिया, तो उस वजह से तरह से वो क्या कर रहा है, इंडिया को इनसर्कल कर रहा है। तो इंडिया की ये हेल्प करेगा डेटरेंस फैक्टर में। नेक्स्ट इज जो बच्चे मेरीन हीट वेव्स। अब मेरीन हीट वेव्स क्या है, पहले तो आप समझ लो हीट वेव्स क्या है। हीट वेव्स बेसिकली आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, जब वो अबनॉर्मली इंक्रीज होना शुरू हो जाए दैट इज अ हीट वेव। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हीट वेव्स को। सो मेरीन हीट वेव इज बेसिकली पीरियड्स ऑफ एबनॉर्मली हाई सी सरफेस टेम्परेचर। जब आपका SST सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो ज्यादा ही इंक्रीज हो जाए, और वो इंक्रीज मंथ्स तक रहे, मतलब लॉन्ग टर्म जो टेम्परेचर एवरेज है उनसे एक रिलेटिवली उसमें चेंज हमें देखने को मिले। तो किस वजह से आपका जो मरीन हीट वेव्स हैं वो आते हैं, एक तो सबसे फॉरमोस्ट जो रीजन है दैट इज द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से ओशंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इज एल नीनो इवेंट्स। अब इसको आप थोड़ा डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में समझ लो। दो इवेंट्स होते हैं, वन इज एल नीनो, अनदर इज योर ला नीना। तो एल नीनो और ला नीना की जब हम बात करते हैं, बेसिकली हमारा जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में एक आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन हो गया, एक ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हो गया। आमतौर पे क्या होता है, जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहां पे वार्म वाटर होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे आपका कोल्ड वाटर होता है। लेकिन एल नीनो में क्या होगा, जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहां पर ठंडा पानी हो जाएगा, और जो ईस्टर्न पैसिफिक है वहां पे वार्म वाटर हो जाएगा। उसकी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक में ड्रॉट्स, ईस्टर्न पैसिफिक में बहुत ज्यादा बारिश होगी, फ्लड्स आ जाएंगे। ये था एल नीनो। ला नीना में क्या होगा, जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक है वो एक बार फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्म होगा, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होना शुरू हो जाएगी। जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक होगा वहां पे बहुत ज्यादा एक बार फिर से ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहां पे ड्रॉट की कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। तो दैट इज एल नीनो। तो जब भी एल नीनो होगा तो आपका जो सी सरफेस टेम्परेचर वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से मेरीन हीट वेव्स ज्यादा आएंगी। एंड थर्ड इज वीक सर्कुलेशन। अब जब सर्कुलेशन कमजोर है तो उससे क्या होगा,
जो पानी है वो मिक्स नहीं हो पाएगा, जो विंड्स है वो पानी को मिक्स नहीं कर पाएंगी, जब मिक्स नहीं कर पाएंगी तो उससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो वैसे का वैसा बना रहेगा। एंड लास्टली एक्सेस सोलर हीटिंग, उसकी वजह से भी आपकी जो मेरीन हीट वेव्स हैं वो आती हैं। अब इम्पैक्ट की बात करें, ठीक है, मेरीन हीट वेव आ गई, इसका नुकसान क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो जो आपकी मेरीन स्पीशीज हैं उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। जैसे स्पीशीज की डेथ होना शुरू हो जाएगी, कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगी, और जो फिशरीज सेक्टर है वो कोलैप्स कर जाएगा। अब ये कोरल ब्लीचिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, एक हमारा कोरल पॉलिप होता है, उसका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है एल्गी के साथ। अब जब कोरल पॉलिप एल्गी को एक्सपेल कर देगा, मतलब निकाल देगा, तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। अभी थोड़ा देर बाद, एक दो स्लाइड के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। सेकंड इज डिजीज स्प्रेड। अब वार्म वाटर होगा, गर्म पानी होगा, तो उसमें जो डिजीजेस होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे रैपिडली। इसी की वजह से वेदर इवेंट्स भी हमारे एक्सट्रीम होंगे, मतलब अगर पानी वार्म है तो साइक्लोन्स जो होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे। मॉनसून का पैटर्न भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनफॉल का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। तो इंडियन ओशन की अगर हम बात करें, तो हमारा इंडियन ओशन बहुत तेजी से वार्म हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे मॉनसून भी इंपैक्ट होंगे, फिशरीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कोस्टल लाइवलीहुड्स जो होंगे वो भी इंपैक्ट होंगे। तो देखते हैं कोरल ब्लीचिंग आपका है क्या। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, जू एक्सेंथली जो एक एल्गी है और कोरल्स के बीच में। अब जब कोरल्स में स्ट्रेस पैदा होगा तो कोरल क्या करेगा, जो एल्गी है उसको निकाल देगा, एक्सपेल कर देगा। अब एल्गी को निकाल देगा तो उसका कलर हो जाएगा व्हाइट, कोरल का कलर हो जाएगा व्हाइट। अगर एल्गी कुछ टाइम बाद वापस आ जाती है तो कोरल विल सर्वाइव, अदरवाइज इट वुड लीड टू द डेथ ऑफ द कोरल। अब ये कोरल ब्लीचिंग हो क्यों रहा है, तो यहां पे आपको समझने की जरूरत है, टेम्परेचर जो रेंज है जिसमें कोरल सर्वाइव करते हैं दैट इज 27 टू 28 डिग्री सेल्सियस। यहां तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाए या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो कोरल जो होगा उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा। तो वन रीजन इज मैरीन हीट वेव्स। अनदर इज ओशन एसिडिफिकेशन, जब ओशंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा तो भी आपकी कोरल ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगी। थर्ड इज पॉल्यूशन, जब सेडिमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे उसके अंदर पॉल्यूशन हो जाएगा तो भी कोरल्स के अंदर स्ट्रेस आएगा। और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग के कारण तो डायरेक्टली कोरल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इस वजह से जो कोरल्स हैं वो हमें ब्लीचिंग देखने को मिलती है। तो कोरल ब्लीचिंग के इम्पैक्ट्स की बात करें, इसका नुकसान क्या क्या हो रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोरल मोर्टेलिटी, कोरल्स की डेथ। सबसे जो मेन उसका इम्पैक्ट है दैट इज द डेथ ऑफ द कोरल्स। उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो जाएगी। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि जब फूड चेन है, फूड चेन और फूड वेब समझते हो ना, फूड चेन और फूड वेब में अगर एक भी स्पीशीज जो है, एक भी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा तो बाकी के सारे लेवल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सेकंड इज फिश डिक्लाइन। अब जो कोरल रीफ्स है ना, वो फिश के लिए हैबिटाट होता है, घर होता है, फिशेज उनके अंदर रहती हैं जाके, तो जब उनका घर ही नहीं रहेगा तो उनकी पॉपुलेशन भी क्रैश कर जाएगी। थर्ड इज कोस्टल इरोशन। अब ये कोरल रीफ्स होते हैं एक बैरियर की तरह काम करती है, और वेव्स होती है ना पहले कोरल रीफ्स को हिट करती हैं बाद में कोस्ट पे जाती है। लेकिन अगर कोरल रीफ ही नहीं है तो सीधी कोस्ट पे जाके वो क्या करेंगी, कोस्टल इरोजन। एंड लास्टली टूरिज्म लॉस। अब मेजोरिटी जो टूरिस्ट होते हैं कोस्टल एरियाज में जाते हैं वो रीफ्स को देखने जाते हैं क्योंकि वो बड़े प्यारे होते हैं, कलरफुल होते हैं, विविड कलर्स के होते हैं। तो उसकी वजह से रेवेन्यू डिक्लाइन होगा जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे उन कोरल्स को देखने के लिए। तो हम बात करें इंडिया में ब्लीचिंग कहाँ कहाँ हो रही है सबसे ज्यादा, कोरल ब्लीचिंग, तो जो गल्फ ऑफ मन्नार का रीजन है, जो हमारा साउथ ईस्टर्न रीजन है, वहां पे हमें ज्यादा कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। जो लक्षद्वीप हमारी है वहां पर भी बहुत सारे कोरल्स प्रेजेंट हैं, तो वहां के जो कोरल्स हैं वो भी थ्रेट फेस कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहां पर भी हम देख रहे हैं जो रीफ्स हैं उसके अंदर ब्लीचिंग होना शुरू हो चुकी है। सो नेक्स्ट इज नर्डल पॉल्यूशन, द हिडन थ्रेट। सो नर्डल्स की अगर हम बात करें, नर्डल्स होते क्या हैं आपके, जो आपके स्मॉल प्लास्टिक पैलेट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के पैलेट्स होंगे, उनको हम बोलते हैं नर्डल्स आपके। बेसिकली हम जो
प्लास्टिक बनाते हैं तो उसका बेसिकली एक रॉ मटेरियल होता है नर्डल्स। ना सिर्फ प्लास्टिक, और भी बड़ी सारी चीजें हम इन नर्डल से बना सकते हैं। तो इनको बेसिकली बोला जाता है मरमेड्स टीयर। अब मरमेड क्या होती है? ऑब्वियसली फीमेल्स को तो पता ही होगा मरमेड क्या होती है। एक क्रिएचर होता है जिसकी अपर बॉडी जो होती है वो फीमेल की होती है, और लोअर बॉडी जो होती है फिश की होती है। दैट इज कॉल्ड एज अ मरमेड। तो इसको मरमेड के टीयर्स भी बोला जाता है, मतलब मरमेड के आंसू। तो ये डेंजरस क्यों होते हैं आपके मरमेड्स? सॉरी, मरमेड्स तो क्यों डेंजरस होंगे, नडल्स आपके डेंजरस क्यों होते हैं? इजीली स्पिल, जिस तरह से शिप्स होती हैं उनमें हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वहां से ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं नर्डल्स आपके, तो कहीं पे भी ये पहुंच जाएंगे। दूसरा, ओशंस इनको एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से इनको ट्रांसफर कर देता है, तो इट्स फ्लोट ग्लोबली। और इनका एक और बड़ा नुकसान होता है कि ये जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल, जैसे आपका पीसीबी हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, उनको ये नडल्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब अब्सॉर्ब कर लेंगे तो हमारी जब फूड चेन के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे अंदर भी वो केमिकल्स पहुंच जाएंगे। और जो हमारी मरीन लाइफ होती है वो इनको फूड समझ के, खाना समझ के इंजेस्ट कर जाती है, और जब इंजेस्ट करेगी तो उनका जो स्टोमक होगा वो इनसे भर जाएगा, तो खाने के लिए उसके अंदर जगह नहीं बचेगी, तो वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। तो मेजर हम माइक्रोप्लास्टिक सोर्स की बात करें, सॉरी, जो नर्डल्स होते हैं आपके वो माइक्रोप्लास्टिक सोर्स होते हैं। जिस तरह से हम बात करें जो हमारा माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन होता है, एक हो गया आपका प्लास्टिक, जो प्लास्टिक छोटे छोटे आपके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक का जो प्राइमरी सोर्स है ओशंस के अंदर वो भी आपके नर्डल्स ही हैं। और जब ये एक बार हमारी फूड चेन में एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे अंदर भी आएंगे, ह्यूमंस के अंदर भी ये आ जाएंगे नर्डल्स हमारी बॉडीज के अंदर। तो जो उन्होंने केमिकल्स अब्सॉर्ब करके रखे हुए हैं उससे हमें हेल्थ रिस्क हो सकता है। और जो मरीन लाइफ है, जैसे आपके फिशेस हो गए, टर्टल्स हो गए, सी बर्ड्स होंगे, वो उनको इंजेस्ट कर लेंगे फूड समझ के, खाना समझ के, और अल्टीमेटली उनकी भी डेथ हो जाएगी। और इसकी वजह से हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वो कंटेमिनेट हो जाएंगे, जो बीचेस हैं, इकोसिस्टम्स हैं, उनमें पॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यूएन और जो आईएमओ है उन्होंने बताया कि तमिलनाडु और गुजरात का जो कोस्टल रीजन है वहां पर बहुत ज्यादा इन नर्डल्स की कंटेमिनेशन होना शुरू हो गई है। तो ऑब्वियसली इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास ग्लोबल रेगुलेशन होनी चाहिए। तो ये जो मरीन हीट वेव्स है इससे क्या क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, जैसे मरीन हीट वेव्स को कौन कॉज करता है, मरीन हीट वेव्स किस तरह से हमारे मॉनसून्स को, फिशरीज को इम्पेक्ट कर सकते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या है, किस वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है, इंडिया के कौन से रीजन्स हैं जो इम्पेक्टेड है कोरल ब्लीचिंग की वजह से, और नर्डल्स क्या है, और किस तरह से जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं उनको एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है। तो नेक्स्ट इज योर डेड जोन्स। डेड जोन्स बेसिकली वो जोन्स होती है जहां पे ऑक्सीजन जो होता है वो डिप्लीट हो जाता है, मतलब हाइपोक्सिक कंडीशंस जो होती हैं वहां पे प्रिवेल करती हैं। हाइपोक्सिक मतलब ऑक्सीजन ना होना। तो डेड जोन्स जहां पे एक्सट्रीमली लो ऑक्सीजन होगा, मतलब हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। अब मरीन ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगा, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या तो वो माइग्रेट कर जाएंगे वहां से या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो बेसिकली ये हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट क्यों हो रही हैं, ये डेड जोन्स बन क्यों रही हैं? एक तो आपका यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन आप इस तरह से समझिए कि बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स आपके ओशन के अंदर आके इकट्ठी हो गई हैं। अब न्यूट्रिएंट्स इकट्ठी होगी है तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा, एल्गी जो होगी उसमें रैपिड एक्सपेंशन होगी, मतलब एल्गी बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू कर जाएगा। और जब एल्गी तेजी से ग्रो करना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम्स। अब उन एल्गल ब्लूम्स की वजह से क्या होगा, एल्गी को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन वो सारा कंज्यूम कर लेगी, तो दैट वुड लीड टू द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से भी हमें ये हाइपोक्सिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी, डेड जोन्स देखने को मिलेंगे। सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं आके जब आपके ओशंस में एंड अप होते हैं तो वो भी डेड जोन्स क्रिएट करेंगे। और जैसे जैसे हमारे ओशंस वार्म होते जाएंगे ज्यादा, तो ओशंस की वार्मिंग से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ऑक्सीजन को होल्ड करने की वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हाइपोक्सिक कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। तो मेजर ग्लोबल डेड जोन्स की हम बात करें कहां कहां पर इस तरह की हाइपोक्सिक कंडीशंस होती हैं, जैसे हमारा जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीजन है, अब मिसिसिपी रिवर जो है उससे रन ऑफ होता है तो उसकी वजह से डेड जोन्स क्रिएट होते हैं।
जो बाल्टिक सी का रीजन है वो भी एक डेड जोन है। ब्लैक सी का रीजन है, वहां पे भी बहुत ज्यादा यूट्रोफिकेशन होती है, उसकी वजह से डेड जोन्स बन जाते हैं। जो हमारा चेसपेक बे का रीजन है वहां पर भी एग्रीकल्चरल पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा डेड जोन्स हैं। और जो हमारे इंडिया का अरेबियन सी है वहां पर भी जो डेड जोन्स हैं वो बड़ी तेजी से एक्सपैंड कर रही हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर ग्लोबल डेड जोन्स। तो डेड जोन के इम्पैक्ट की बात करें हम इंडिया के ऊपर क्या है, एक तो जो फिश है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, लार्ज स्केल मोर्टेलिटी होगी। जो फिशरीज का सेक्टर है वो पूरे का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अब जिस तरह से हमने बताया कि अरेबियन सी में डेड जोन्स हैं, तो जो लार्जेस्ट और एक्सपेंडिंग डेड जोन्स है उसकी वजह से क्या होगा कि जो फिशरी सेक्टर है वो कोलैप्स कर जाए, क्योंकि या तो फिशेस की डेथ हो जाएगी या वो वहां से माइग्रेट कर जाएंगी। एंड देयर वुड बी बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्योंकि जो स्पीशीज होंगी मैरीन स्पीशीज वो हाइपोक्सिक कंडीशंस में जिंदा नहीं रह पाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो कोस्टल लोग हैं, जो कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन रहती है उनके लाइवलीहुड पे क्राइसिस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिशेज नहीं है, तो फिशेज नहीं है तो फिशरी सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा। सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा तो वो लोग कमाएंगे कहां से। एंड लास्टली वाटर की जो क्वालिटी है वो भी खराब होना शुरू हो जाएगी, डेटेरिएट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रोमेटोलाइट्स इन सोलन। अब पहले तो समझ लो स्ट्रोमेटोलाइट्स होते क्या हैं। अभी रिसेंटली सोलन में डिस्कवरी हुई थी हिमाचल प्रदेश में स्ट्रोमेटोलाइट्स की, तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट। तो स्ट्रोमेटोलाइट्स आपके होते हैं लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स जिनको साइनोबैक्टीरिया बनाता है। अब इसको हम मानते हैं ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि हम ट्रैक करते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ जो थी वो कब एग्जिस्ट करी, सबसे पहले कब बनी लाइफ हमारी अर्थ के ऊपर आके। तो ये जो लेयर्ड सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स, ये हमें बताते हैं कि जो अर्लीस्ट एविडेंसेस थे लाइफ के वो किस तरह से थे। तो बेसिकली 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, बिलियन ईयर्स ओल्ड पहले जो लाइफ थी वो एग्जिस्ट करी थी। तो अभी रिसेंटली सोलन में डिस्कवरी की गई है, जो सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे स्ट्रोमेटोलाइट के फॉसिल्स मिले हैं। तो इनकी जियोलॉजिकल एज की हम बात करें तो 1.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं ये। और ये हमें बताते हैं कि इंडिया में देयर वाज अर्ली माइक्रोबियल लाइफ दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, तो दैट इज योर स्ट्रोमेटोलाइट्स। अब क्यों मैटर करते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स? एक तो हमें अर्ली लाइफ का एविडेंस मिलता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रोमेटोलाइट्स, हमें पता लगता है कि जो माइक्रोबियल लाइफ है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। सेकंड इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये मदद करता है कि हमें हमें ये स्टडी करने में मदद करता है कि जो अर्थ की एवोल्यूशनरी है टाइमलाइन वो क्या थी, मतलब कि हमारी अर्थ के ऊपर किस किस तरह से क्या क्या एवोल्यूशन हुआ, कब कहां और किस तरह से जो लाइफ थी वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करी। एंड लास्टली ऑक्सीजनेशन इवेंट्स। अब जब हमारी अर्थ बन रही थी ना उस टाइम के ऊपर एक इवेंट हुआ था जिसको बोला जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीजन से फ्लडेड था, मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में आके इकट्ठा हो गया था। दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। तो इसको भी स्टडी करने में स्ट्रोमेटोलाइट्स हमारी मदद करते हैं। तो एग्जाम के लिए हम क्या क्या इंपॉर्टेंट देखें इसमें, स्ट्रोमेटोलाइट्स, ओल्डेस्ट फॉसिल्स, साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो थे, और जो सोलन में डिस्कवरी हुई है वो हमें क्या बता रहा है कि इंडिया के अंदर जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी थी, मतलब एविडेंसेस थे लाइफ के एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। सो अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं बहुत सारे साइक्लोन्स बन रहे हैं, तो देख लेते हैं कि साइक्लोन्स जो होते हैं उनको नाम किस तरह से दिया जाता है। जैसे हुड साइक्लोन, औरा साइक्लोन, मैंडोस साइक्लोन, तो इस तरह से जो साइक्लोन्स होते हैं उनको नाम देने की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ होती है। तो जैसे दो ऑर्गेनाइजेशन आपकी WMO एंड एसकैप। WMO बेसिकली स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एसकैप स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक। तो ये जो बेसिकली दो अथॉरिटीज हैं ये नाम देती हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। तो इसके अंदर कुछ 13 मेंबर कंट्रीज हैं। अब ये जो मेंबर कंट्रीज हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ 13 नाम 13 नेम्स जो होते हैं वो सबमिट करते हैं, और उसमें से किसी एक नाम को रखा जाता है उस साइक्लोन का नाम। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो नाम है वो सीक्वेंशली होने चाहिए, और जिस नाम को एक बार यूज कर दिया उसको दोबारा यूज नहीं किया जाएगा। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, मिचोंग, मेंडोज, बिराजोय एंड मोचा, तो इस तरह से जो साइक्लोन्स हैं उनके नाम जो है इन ऑर्गेनाइजेशन और इन कंट्रीज के ऊपर रहते हैं।
तो साइक्लोन के पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो जैसे मॉनसून के सीजन में हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, प्री मॉनसून एंड पोस्ट मॉनसून। अब जो प्री मॉनसून का सीजन है उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो साइक्लोन के बनने के लिए आप एक कंडीशन तो जान लो, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो वार्म होना चाहिए। और भी कंडीशंस है, जैसे कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, ह्यूमिड कंडीशंस होनी चाहिए। तो एक कंडीशन है उसमें, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो वार्म होना चाहिए, तो वो प्री मॉनसून सीजन में हमें वार्म टेम्परेचर मिलता है अप्रैल जून के टाइम पीरियड में। तो जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है वहां पे इंटेंस साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो नंबर होता है वो कम होता है। अब यहाँ पे देख लो, अब दो आपके सी दे रखे हैं, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल में हमें ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल का वो ज्यादा है। और पोस्ट मानसून सीजन की अगर हम बात करें अक्टूबर दिसंबर की, तो उसमें हमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और प्री मानसून और पोस्ट मानसून के बीच का टाइम पीरियड होता है जो जुलाई सितंबर का, उसमें हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। वैसे तो साइक्लोन्स उसमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो होते भी हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था, बे ऑफ बंगाल में हमें ज्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, तो क्या रीजन रीजन है उसका? एक तो सी सरफेस टेम्परेचर बे ऑफ बंगाल का ज्यादा होता है। सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा, उसकी वजह से ज्यादा साइक्लोन्स हमें वहां पर देखने को मिलेंगे। ह्यूमिडिटी जो है वो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिवर्स जो होती है वो डिस्चार्ज करती है अपना वाटर। और जो सी सरफेस टेम्परेचर की एनॉमलीज होती है, जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती हैं, वो भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी बे ऑफ बंगाल में। और जो रिवर डिस्चार्ज हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज मोर इन द बे ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो होता है वो साइक्लोन्स के पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, जो अरेबियन सी है उसमें भी हमारे जो ज्यादा है साइक्लोन्स वो आना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी भी वार्म करना शुरू कर गया है। क्यों वार्म कर रहा है? एक ही रीजन है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका हीट वेव्स। अभी पहले हमने डिस्कस किया था मेरीन हीट वेव्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं हीट वेव्स। तो हीट वेव्स का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट रखा गया है प्लेन्स के लिए और हिल्स के लिए। जैसे प्लेन एरियाज की हम बात करें तो टेम्परेचर रखा है 40 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल से जब टेम्परेचर आपका डिपार्चर होगा, दैट इज कॉल्ड एज हीट वेव। जैसे अगर तो 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो तो है ठीक है, हीट वेव है। अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो सिवियर हीट वेव हो जाएगी। तो हिल्स के लिए क्या क्राइटेरिया रखा? टेम्परेचर नॉर्मल 30 डिग्री सेल्सियस का, और इससे अगर ये जो हमने दो डेविएशन डिस्कस की ऐसी होती हैं तो दैट वुड बी योर हीट वेव एंड सिवियर हीट वेव। तो इसके लिए जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो वार्निंग्स इशू करता है। जैसे येलो के लिए बोल दिया उन्होंने पहली वार्निंग, अवेयर रहिए। ऑरेंज, फिर अगर थोड़ा ज्यादा हीट वेव हो गया उनका बी प्रिपेयर्ड। अगर बहुत ज्यादा सिवियर हीट वेव हो गया तो उनकी जो कलर देंगे वो रेड कलर होगा, मतलब अब एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ रिस्क अब होंगे। तो हीट वेव्स के कॉजेज और इम्पैक्ट्स की बात करें तो कॉज इसका एक तो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, क्योंकि जिस जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी हीट वेव्स के इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे। जो वार्म वेस्टर्लीज हैं और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो भी हीट वेव्स को जनरेट करती हैं। अब इतना मत्था मत मारो कि वेस्टर्लीज किस तरह से करेंगे, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस किस तरह से करेंगी, वो हम कभी क्लास में देख लेंगे। बट अभी अब इतना याद रखो कि वेस्टर्लीज और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से भी हीट वेव्स आएंगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जब कमजोर हो जाती हैं तब भी हीट वेव्स आएंगी। और एल नीनो, अब पीछे हमने देखा था ना एल नीनो, एल नीनो की वजह से इंडिया में जो समर्स है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है, हॉटर समर्स, तो उसमें भी हमें हीट वेव ज्यादा देखने को मिलेंगी। इम्पैक्ट्स की बात करें हीट वेव्स की, हीट स्ट्रोक्स होंगे, डेथ्स होंगी उसकी वजह से। जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है वो भी खराब होगी, कम हो जाएगी, या फिर क्रॉप टोटली लॉस हो जाएगा। अब हीट वेव होगी तो ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो उससे पावर शॉर्टेजेस भी होंगे। वाटर भी ज्यादा हमें चाहिए होगा तो वाटर की स्कार्सिटी भी होगी। और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी होगा उससे। अब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? जो अर्बन एरियाज होते हैं वो कंक्रीट के बने होते हैं, वहां पे ओपन लैंड हमें देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे।
तो दिन में जो कंक्रीट होगा वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा और रात को उसको री रेडिएट करेगा, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी अर्बन एरियाज में। दैट इज कॉल्ड एज योर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो अभी इंडिया के अलर्ट की बात करें तो 2022-24 में जो हीट वेव्स थी वो बहुत ज्यादा इंडिया में आई, मतलब रिकॉर्ड हीट वेव्स इंडिया में देखी गई। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसने क्या प्रिडिक्ट किया है, अब फ्यूचर में हमें ज्यादा लंबी और ज्यादा इंटेंस हीट वेव्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमने कुछ किया तो है नहीं, जो स्टेप्स हम ले भी रहे हैं वो कंक्रीट तो है नहीं, तो उसकी वजह से ज्यादा लंबा और ज्यादा इंटेंस हीट वेव्स हमें देखने को मिलेंगी। तो एल नीनो और ला नीना की अगर ट्रांजिशन की बात करें, तो जिस तरह से पहले भी मैंने आपको समझाया, वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, वेस्टर्न पैसिफिक उसमें गर्म होता है, ईस्टर्न पैसिफिक उसमें ठंडा होता है। तो ट्रेड विंड्स आपकी चलती हैं वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ। एल नीनो में क्या होगा, जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। उससे जो वेस्टर्न रीजन है वहां पे बारिश नहीं होगी, ड्रॉट की कंडीशंस होगी, और जो ईस्टर्न रीजन्स हैं, साउथ अमेरिका वाली साइड, पेरू वाली साइड, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी। फिर ला नीना की कंडीशंस आएंगी। ला नीना की कंडीशन में जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो एक बार फिर से गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होगा तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा फिर बारिश होना शुरू हो जाएगी, फ्लड्स की कंडीशन हो जाएगी। उसके कंपैरिजन में ला नीना में ईस्टर्न पैसिफिक बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो वहां पे ड्रॉट्स की कंडीशंस पैदा हो जाएंगी। तो दैट इज योर एल नीनो वार्म फेज, ला नीना द कूल फेज। तो ये जो ट्रांजिशन होती है इसको बोलते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। वो हर 2 से 7 साल के बीच में ऑसिलेट करता रहता है, जैसे 3 साल बाद एल नीनो आ गया, 2-3 साल बाद फिर ला नीना आ गया, इस तरह से। नेक्स्ट इज योर हिमालयन लैंड सबसिस्टेंस। अब लैंड सबसिस्टेंस की बेसिकली बात करें तो जो आपकी लैंड है वो सिंक कर जाए, जो कोलैप्स कर जाए, दैट इज कॉल्ड एज योर लैंड सबसिस्टेंस। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, हिमालय में जो लैंड सब्सिडेंस, जैसे हमने अभी रिसेंटली 2023 में क्राइसिस देखा था, जोशीमठ क्राइसिस, वहां पे बिल्डिंग्स और रोड्स के बीच में क्रैक्स डेवलप हो गए थे। तो बेसिकली रीजन क्या है, हिमालयन रीजन में इतनी ज्यादा लैंड सबसाइड कर क्यों रही है। एक तो वहां पे जो माउंटेन्स है वो यंग है, हिमालयन माउंटेन्स आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, तो वो टेक्टोनिकली एक्टिव हैं, वो प्लेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती हैं, उसकी वजह से वो लैंड बड़ी ज्यादा फ्रेजाइल है। हाई सिस्मिसिटी है वहां पे, मतलब अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा वहां पर आते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर कमजोर है। जो जियोलॉजी है वहां की वो भी फ्रेजाइल है, मतलब कि रॉक्स वहां की कमजोर हैं, जो सॉइल है वहां की अनस्टेबल है, उसकी वजह से लैंड जो है सबसाइड कर जाती है। और क्लाइमेट का स्ट्रेस की अगर बात करें, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे, जो स्लोप्स है वहां की वो भी काफी स्टीप है, उसकी वजह से भी जो लैंड सबसिस्टेंस होती है वो वहां पर होती रहती है। तो जो आपका जोशीमठ क्राइसिस था वो बेसिकली आपका 2023 में हुआ था। वहां पे हमने क्या देखा, जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, वहां पे क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, तो इसलिए उसको एक सिंकिंग टाउन बोल दिया गया, और वहां पे बोला गया कि जो भी लोग हैं उनको इवैक्यूएट करवाया जाए, ताकि जो सेफ्टी है वो मेंटेन रह सके। तो कॉजेज और वनरेबल अगर रीजंस की हम बात करें, कौन कौन से हमारे वनरेबल जोन्स हैं, तो बेसिकली वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो गई, रोड्स बनाए गए, रोड्स को वाइडन किया गया, हाइड्रो पावर के लिए माउंटेन्स के बीच में टनल निकाले गए वहां पर, तो उसकी वजह से जो ऑलरेडी फ्रेजाइल रीजन था उसको और ज्यादा फ्रेजाइल कर दिया गया। अब वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, पानी की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो उसकी वजह से ग्राउंड वाटर को ओवर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से पूरी फाउंडेशन ही अनस्टेबल हो गई। अब ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो जो ऊपर लैंड है वो तो नीचे को सबसाइड करेगी ही। एंड लास्टली द वीक जियोलॉजी, क्योंकि वो लैंडस्लाइड के जो डेब्रीज हैं वहां पे, पुअर ड्रेनेज सिस्टम वहां पे, तो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो तो वहां पर इतने लार्ज स्केल के ऊपर बनाने ही नहीं चाहिए थे। तो अब इंडिया में बात करें, और भी बड़े सारे वनरेबल एरियाज हैं, जैसे उत्तराखंड में हमारा करण प्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर, कांगड़ा, लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन की बात करें तो वहां पे जैसे सिक्किम है, तो वहां पर भी बड़ी ज्यादा वनरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब ये मैटर क्यों करता है हमारे लिए जो हिमालय में लैंड सबसिस्टेंस वगैरह हो रही है, क्योंकि हिमालयन रीजन में हम देखते हैं बहुत ज्यादा टूरिस्ट का लोड है, जैसे हमारी बड़ी प्यारी स्टेट है उत्तराखंड, तो वहां पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो ऑब्वियसली टूरिस्ट का लोड है, तो वहां पर इस तरह के क्राइसिस अगर होंगे तो जान का नुकसान बहुत होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हम वहां पर बना रहे हैं वो अनस्टेबल हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारे जो रिस्क हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिए जैसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें, जैसे आईएमडी का क्या क्राइटेरिया है हीट वेव्स को, सीवियर हीट वेव्स को डिक्लेयर करने का। जैसे अभी हमने देखा प्लेन एरियाज में नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस उससे इंक्रीज हो तो हीट वेव, माउंटेनियस एरियाज में, हिली एरियाज में 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है, उससे अगर 4.5 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो तो इस तरह से। कौन कौन सी कलर वार्निंग्स यूज की जाती है आईएमडी के द्वारा। एल नीनो, ला नीनो हमने डिस्कस किया, उसका किस तरह से पैटर्न होता है, वेस्टर्न पैसिफिक में क्या, ईस्टर्न पैसिफिक में क्या, हिमालयन रीजन में जो लैंड की सबसिस्टेंस हो रही है उसके क्या कॉजेज हैं, कौन कौन से एरिया वनरेबल हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो रीसेंट जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं वो क्या है, उनका मेन क्रक्स क्या है, उनको थोड़ा ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज योर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। अब हमारी जो पार्लियामेंट है इंडिया की उसने 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, जो कि एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। तो अब उसको एब्रोगेट तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था उसके खिलाफ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड किया आर्टिकल 370 के रिमूवल को, मतलब उसको वैलिड बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 दैट वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन, तो उसको अभी पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया, तो उसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट्स हम देखें तो आर्टिकल 370 है जो दैट इज मेंशन्ड इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अंडरलाइंस टेम्परेरी प्रोविजंस। अब 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया, बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था 2019 में, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट कर दिया था। वन वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, अनदर वाज द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट अभी एक डिबेट चल रही है आधार और वोटर आईडी को लिंक करने की। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी लिंक कर दिया जाए। तो अभी जजमेंट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है ईपीआईसी और आधार है उसको लिंक करना मैंडेटरी नहीं है। जो वोटर है उसको इसलिए डिलीट नहीं किया जा सकता कि उसने आधार कार्ड को लिंक करने से मना कर दिया। तो इसको बेसिकली लिंक किया जा रहा है आपकी राइट टू प्राइवेसी से, जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आधार एक्ट की बात करें तो 2016 में उसको पास किया गया था। वोटर आईडी जो एक्ट है आपका, जो 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग वोटर आईडी एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट इज द डीमोनेटाइजेशन जजमेंट। अब डीमोनेटाइजेशन आपको पता है गवर्नमेंट ने कब की थी, हमें सबको पता है, काफी हमारी वो मुश्किल हुई थी उस टाइम पे हमें। तो 2016 में बेसिकली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन को। तो उसके लिए जजमेंट चल रही थी कि जो डीमोनेटाइजेशन जो की गई है, क्या इसको प्रोसीजर जो आरबीआई के उसको फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की जो डीमोनेटाइजेशन थी उसको अपहेल्ड किया कि जो गवर्नमेंट थी उसने आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोसीजर जो था उसको फॉलो किया था। सो बेसिकली किया क्या गया था, उसमें जो करेंसी नोट्स थे हमारे 500 और 1000 के उनको विड्रॉ किया गया था। और जो आपका आरबीआई एक्ट है 1934 का, वो गवर्न करता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कितना कैश हमारी मार्केट में होना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा कितना है, कितना होना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में कितने पैसे हैं होने चाहिए, या फिर किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है। आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक देयर इज कैश रिजर्व रेशो, देयर इज स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशो, देयर इज रेपो रेट, देयर इज रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। सो नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, हमारे देश में जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक कॉमन सिविल लॉ हो जिसके द्वारा वो गवर्न की जाए। जैसे प्रॉपर्टी के मैटर्स में, इनहेरिटेंस के डिस्प्यूट्स में, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इन सब केसेस में जो सिविल केसेस हैं उनमें कॉमन लॉ होना चाहिए जो सबको गवर्न करे, दैट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी बेसिकली जो जजमेंट आई है उसमें क्या बोला गया है, जो स्टेट्स हैं
वो अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो लॉस हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट का जो गोवा है उसके पास भी जो अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बेसिकली गोवा इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहाँ पे यूसीसी लागू है। तो अभी कोर्ट ने उसको भी अपहेल्ड किया कि उनका जो यूसीसी है दैट इज वैलिड। तो जिस तरह से मैंने बात की कि 44 आर्टिकल है जिसमें यूसीसी मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल 44 इज बेसिकली पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो गोवा इंडिया की ओनली स्टेट है जहां पे एक ट्रू यूसीसी है। अभी तक हमारे पूरे ऑल इंडिया लेवल के ऊपर यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज सेडिशन लॉ ऑन होल्ड, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। तो सिडिशन लॉ बेसिकली सिडिशन कहता है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का अनरेस्ट लाने की कोशिश करते हो बाय वर्ड्स बाय रिटन, तो उसको दैट इज पनिशेबल बाय लॉ, दैट इज द सिडिशन। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑन होल्ड रखा है सिडिशन लॉ को। बेसिकली हमारा जो आईपीसी है उसका सेक्शन 124A है जो डील करता है सिडिशन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो जजमेंट दी उसमें जो सीडिशन लॉ था उसको सस्पेंड किया गया अंटिल रिव्यू, जब तक उसको रिव्यू नहीं किया जाता तब तक उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाएगा। कोई एफआईआर कोई अरेस्ट अभी फॉर द टाइम बीइंग सेक्शन 124A के अंडर नहीं की जा सकती है। तो बेसिकली जो केस था दैट वाज एसजी वोम्बैट केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जिस तरह से हम बात करें सेक्शन 124A की, आईपीसी में मेंशन्ड है आईपीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860। अभी जिस तरह से हमें पता आईपीसी को रिप्लेस करके हमने बीएनएस लाया है, भारतीय न्याय संहिता, और भी लाए हमने बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीन हमने अपने जो क्रिमिनल लॉस थे सिविल लॉस थे उनको रिप्लेस करके लाए हैं। नेक्स्ट इज योर मैरिटल रेप एक्सेप्शन अंडर रिव्यू 2023-25। तो अब बेसिकली हमारा जो सेक्शन 375 है दैट बेसिकली डील्स विद रेप। उसकी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 2 दैट बेसिकली सेज दैट जो मैरिटल रेप है उसको इम्यूनिटी ग्रांट करता है। सेक्शन सेकंड मतलब एससी हिंट, अभी जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मैरिटल रेप की इम्यूनिटी है वो आर्टिकल 14 को वायलेट करती है। अब जिस तरह से मैरिज को क्या समझते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड कंसेंट, अगर एक मैरिज हो गई है तो फीमेल को फिजिकल होना ही पड़ेगा हस्बैंड के साथ, अनरिस्ट्रिक्टेड कंसेंट है उसमें। बट सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ये आर्टिकल 14 को वायलेट करती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है कि इसके ऊपर डिसीजन दिया जा सके। तो जिस तरह से हम बात करते हैं सेक्शन 375 दैट इज रिलेटेड टू रेप, तो उसकी जो एक्सेप्शन है सेक्शन 2 दैट इज बेसिकली द मैरिटल रेप इम्यूनिटी। मतलब अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है एंड द वाइफ इज नॉट अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, मतलब वो एडल्ट है, तो दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ रेप। तो ऑब्वियसली ये वायलेट करता है फीमेल्स के फंडामेंटल राइट्स को। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश हैं दुनिया के जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया है। तो दैट्स व्हाई इंडिया नीड आल्सो टू थिंक अबाउट दैट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन रिव्यू। अब बेसिकली 10% की रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी जो जनरल कैटेगरी के पुअर हैं उनको। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था कि क्या ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा है कि दोबारा जो 2022 में डिसीजन दे दिया गया उसको रीओपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2022 में भी जो डिसीजन आया था वो यही था कि ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है दैट इज वैलिड। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा एक बेसिक्स के बारे में, इसकी जीके के बारे में। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग की गई थी, तो दैट वाज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो जनरल कैटेगरी के पुअर थे उनको 10% की रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। अब बेसिकली ये कंट्रोवर्सी क्या चल रही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर कौन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो मिलकर अपॉइंट करेंगे। लेकिन पार्लियामेंट ने बाद में क्या किया,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया है, बट फिर भी जो केस है वो चल रहा है। तो इसकी जीके की बात करें, आर्टिकल 324 है, दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं जज के, सिमिलर प्रोटेक्शन, सिमिलर उनको बेनिफिट्स मिलते हैं एज द सुप्रीम कोर्ट जज गेट्स। नेक्स्ट इज द बेल रिफॉर्म्स 2023-25। तो इसमें बेसिकली जजमेंट क्या दी गई है अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि अगर ट्रायल में डिले होता है तो उसको एक ग्राउंड कंसिडर किया जाता है बेल प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या स्ट्रेंथन कर रहा है, जो आपका आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसको ये स्ट्रेंथन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना मर्जी स्ट्रिक्ट आपका कोई लॉ है, लेकिन अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो आपको बेल ग्रांट करनी पड़ेगी। ये मतलब कि ग्राउंड बन जाएगा बेल ग्रांट करने का। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो PMLA है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो भी केस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी चल रहा है, तो भी डिले नहीं होना चाहिए ट्रायल में। नेक्स्ट एक एनवायरमेंटल जजमेंट है, जिसमें जो एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसका नाम है, उसके रिलेटेड कुछ जजमेंट आई है। तो अभी बेसिकली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, मींस डेथ। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान और गुजरात के एरिया से वहां पर जो पावर लाइंस थी उनके साथ वो कोलाइड करके उनकी डेथ हो रही थी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि जो पावर लाइंस हैं वो अंडरग्राउंड रखें इन एरियाज में, क्रिटिकल हैबिटाट्स में, ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। तो बेसिकली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें, एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, राजस्थान और गुजरात में मिलती हैं, और इनको थ्रेट क्या है, कोलिशन विद द पावर लाइंस। नेक्स्ट इज योर बच्चे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केस 2023-24। तो जजमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 को विद सर्टेन सेफगार्ड्स। बेसिकली ये जो रूल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसीजर के रिलेटेड थे। मतलब और फॉरेस्ट के ऊपर कोई प्रोजेक्ट वगैरह लगाना है तो उसमें क्लियरेंस वगैरह का जो प्रोसीजर होता है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया था। तो जिस तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो रेगुलेट करता है फॉरेस्ट डाइवर्शन, मतलब फॉरेस्ट लैंड को किसी दूसरे पर्पस के लिए डाइवर्ट करना। तो उसी में गवर्नमेंट ने 2022 में कुछ चेंजेस लाए थे। तो उस चेंजेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि जो चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए थे वो सही है। हाँ, कुछ सेफगार्ड्स जो हैं उनका फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज हिजाब केस, जो कर्नाटका में ओरिजिनेट हुआ था। अभी तक इसकी जो जजमेंट है पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक कोर्ट इसको डिसाइड नहीं कर पाई है, और उसको एक लार्जर बेंच पे रेफर किया गया कि जो लार्जर बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, वही डिसाइड करेगा हिजाब के केस को। तो जिस तरह से अब हिजाब में कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक यूनिफॉर्म का कोड होता है, जो यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस बच्चे पहनते हैं, तो उसमें अगर इस तरह से होगा तो दैट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आर्टिकल 25 जो है बेसिकली आपका, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो उसमें बेसिकली ये है कि हमें फ्रीडम है डिसाइड करने की हम कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो वही आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बट अभी तक वो जो केस है वो पेंडिंग है। सो न्यू क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, ट्रांजिशन कहाँ से, जो आपका आईपीसी है उससे आप बीएनएस पे जाओगे, जो आपका सीआरपीसी है उसका बीएनएसएस पे जाओगे, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि ये जो आपके तीन लॉज हैं, ये बेसिकली जुलाई 1 2024 को ऑल ओवर इंडिया इनको एनफोर्स किया जाएगा। तो बेसिकली ये डेट भी आप याद रख लीजिएगा। और जिस तरह से हमें ये पता है बीएनएस रिप्लेस करके आया आईपीसी को, बीएनएसएस आपका रिप्लेस करके आया सीआरपीसी को, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो रिप्लेस करके आया आपके एविडेंस एक्ट को। सब कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं जो हमें याद रखना जरूरी है, जो हमारे कोर फंडामेंटल राइट्स है। लाइक देयर इज आर्टिकल 14, देयर इज आर्टिकल 19। जैसे कि आर्टिकल 14 की बात करें तो दैट डील्स विद द इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 के अंदर आपके कुछ 6 फ्रीडम्स मेंशन्ड है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके अंदर है, असेंबल की फ्रीडम आपको मिल जाएगी, इंडिया के अंदर ट्रैवल करने की, रिसाइड करने की फ्रीडम आपको मिल जाएगी, या फिर आपको कोई अगर ट्रेड प्रैक्टिस करना है, प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है, उसकी फ्रीडम भी आपको आर्टिकल 19 के अंदर मिलेगी। आर्टिकल 21 की जब हम बात करते हैं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड
लिबर्टी, आपकी जो लाइफ है, लिबर्टी है, उसमें उसके जो राइट्स हैं वो आपको दिए गए हैं। अब आर्टिकल 21 आपका एक बड़ा एग्जॉस्टिव आर्टिकल है, उसके अंदर बड़े सारे आपको सब फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे राइट टू साइलेंस वगैरह एंड ऑल दैट, उसको भी हम देखेंगे। सो आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, इट इज राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर आपको दो फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे। वन इज योर इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनदर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि बेसिकली जो रिच एंड पुअर है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए एज फार एज द लॉ इज कंसर्न। वेदर ए पर्सन इज रिच और पुअर, ही इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। तो दिस इज अ यूएस कॉन्सेप्ट। तो इसमें भी आपको कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशंस मिल जाएंगी, बट वो जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगी वो आर्बिट्रेरी होनी चाहिए। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली हमने देखी थी कुछ इंटरप्रिटेशंस आई थी विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल आर्टिकल 14। तो इसकी हम बात करें तो जिस तरह से सेक्शन 375 है, दैट इज रिलेटेड टू द मैरिटल रेप, तो उसकी एक एक्सेप्शन थी जो कहता था कि सॉरी, सेक्शन 371 इज रिलेटेड टू रेप, उसकी एक एक्सेप्शन थी जो कहता है कि जो मैरिटल रेप है, उसके लिए आपको ट्राई नहीं किया जा सकता, मतलब मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम। अब मैरिटल रेप है क्या? A person having sexual intercourse with his wife and the wife not being under the age of 15 years, that is called as basically जो सेक्सुअल रिलेशन बनता है उसके बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में। बट मैरिटल रेप को एक एक्सेप्शन रख दिया गया था, जो आपका सेक्शन 375 है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो मैरिटल रेप की आपने एक्सेप्शन रखी है वो आर्टिकल 14 को वायलेट करती है, इट इज अ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो इशू था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है इस चीज को डिसाइड करने के लिए। सिमिलरली सेम सेक्स मैरिज के रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ जजमेंट दी। वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम मैरिज को डिनाई कर रहे हैं, हाँ, मतलब कि सेम सेक्स मैरिज को हम डिनाई कर रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेजिस्लेचर का काम है डिसाइड करना मैरिज के रिलेशन में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैरिज के बारे में कुछ है नहीं इस तरह से। अब जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट है वो लीगलाइज करता है मैरिजेस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, तो गवर्नमेंट ही रूल बनाए, कोई लॉ बनाए सेम सेक्स मैरिज के रिलेशन में, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो क्यूअर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं, जैसे LGBTQ होते हैं, उनमें बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, लाइक उनको हॉस्पिटल्स के एक्सेस में, एजुकेशन के एक्सेस में, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के एक्सेस में देयर इज समवॉट डिस्क्रिमिनेशन। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ भाई डिस्क्रिमिनेशन तो है। तो नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी जजमेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आमतौर पे जो हमारी सोसाइटी है वो इन इक्वालिटी को किस तरह से जस्टिफाई करती है। इन इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो इन इक्वालिटी है उसको किस तरह से जस्टिफाई करती है? पैट्रियार्कल ट्रेडिशन से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हो इन इक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन। तो इसके अंदर बेसिकली आपके टोटल 6 की राइट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल जाएगा, लाइक आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपके पास आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम टू असेंबल मिल जाएगा, मतलब अगर आप कहीं पर इकट्ठा होना चाहते हो कुछ लोग तो आप इकट्ठा हो सकते हो, बट एक्सेप्शन है कि दैट असेंबली शुड बी पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। एसोसिएशन की फ्रीडम है आपके पास, यू हैव एसोसिएशन फ्रीडम, यू कैन मूव फ्रीली इन द कंट्री, आप कंट्री के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, आप कहीं पर भी रिजाइड कर सकते हो जाके, आप कोई भी प्रोफेशन और ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन एक्सेप्शंस की डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो आर्टिकल 19 के अंदर आपको कुछ 6 की राइट्स देखने को मिलते हैं। तो अब इसी के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जो रीसेंट जजमेंट्स आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आर्टिकल 19 का जिक्र किया है, वो क्या है? जैसे कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, ब्लैंकेट बैन इंपोज कर देती है ऑनलाइन स्पीच के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट इस तरह का जो ब्लैंकेट बैन है उसको इंपोज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेगी तो क्या करेगा? आर्टिकल 19 को वायलेट कर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस पुट डाउन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा
प्रोटेस्ट के ऊपर, ऑनलाइन स्पीच के ऊपर, तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। नेक्स्ट एमपी सस्पेंशन केस जो 2023 में हमने देखा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सस्पेंशन आप कर भी रहे हो किसी मेंबर पार्लियामेंट की, तो दैट शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड इट शुड बी जस्टिफाइड। ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर दे रहे हो या फिर बिना किसी जस्टिफिकेशन के सस्पेंड कर दे रहे हो। तो इससे बेसिकली होगा क्या, जो पार्लियामेंट में स्पीच होती है उसको स्ट्रेंथन करेगा, मतलब जो डेमोक्रेसी का मेन कंपोनेंट है कि आपस में डिस्कशंस होती है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी, उससे वो स्ट्रेंथन होगी चीज। नेक्स्ट इज सिडिशन लॉ। अब जो सेक्शन 124A था आपका आईपीसी का, दैट डील विद द सिडिशन, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे रखा है। होल्ड पे क्यों रखा, ताकि जब तक कोई फर्दर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता तब तक तो आप सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग किसी को अरेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये भी क्या करेगा, जो आपकी फ्री स्पीच है उसको प्रोटेक्ट करेगा। और आप देखते हो जैसे किसी भी एरिया में अगर कोई वायलेंस वगैरह होती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले, सॉरी आपकी गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, इंटरनेट को शट डाउन कर देती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंटरनेट को अगर शट डाउन करते हो तो दैट शुड बी ऑल्सो प्रोफेशनल, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही शट डाउन करो उसको। तो चलिए अपना आर्टिकल 21 देखते हैं, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये आपका जो फंडामेंटल राइट है दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फंडामेंटल राइट, मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारे क्लॉजेस देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये सारे क्लॉजेस एक ही बार में ऐड कर दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस करके इन क्लॉजेस को इंक्लूड किया। जैसे इसके अंदर आपको राइट टू प्रिवेसी मिल जाएगा, जो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंक्लूड किया था। राइट टू डिग्निटी मिल जाएगा, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट मिल जाएगा, राइट टू स्पीडी ट्रायल मिल जाएगा, और राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो रीसेंट इंटरप्रिटेशंस की बात करें सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 21 में, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशंस की है इसकी, पहला तो अभी एक केस चल रहा था कि आधार कार्ड को आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड से जोड़ना था। जिस तरह से पैन को आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है उस तरह से आधार को वोटर आईडी कार्ड के साथ भी लिंक करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि ये फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपना आधार कार्ड वोटर आईडी के साथ लिंक नहीं करवा सकता तो आप ऐसा नहीं कि उसका वोटर आईडी कार्ड ही आप उसका डीबार कर दो उसको वोटिंग से, क्योंकि अगर उसकी कंसेंट के बिना आप लिंक कर रहे हो तो दैट वायलेट्स आर्टिकल 21, क्योंकि आर्टिकल 21 का एक क्लॉज है राइट टू प्राइवेसी, तो उस प्राइवेसी को वो वायलेट कर देगा। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द बेल। अब क्या होता है, कभी कभी जो ट्रायल होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में डिले हो रहा है तो दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ ग्राउंड फॉर बेल। क्यों, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शुड नॉट बी वायलेटेड। नेक्स्ट इज अबॉर्शन एंड रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि जो अनमैरिड वुमेन है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके पास भी अबॉर्शन के राइट्स हैं। अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो उनके पास भी अबॉर्शन के राइट्स जो है वो होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, रेप सर्वाइवर होती हैं, जो माइनर्स होती हैं, अनमैरिड वुमेन्स होती हैं, तो उनको इस तरह से जो अबॉर्शन होता है उसकी जरूरत पड़ जाती है, तो दैट शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम द अबॉर्शन राइट्स। नेक्स्ट एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हीट वेव्स, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। लाइक एक आपका बर्ड होता है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसको हमने पहले भी देखा है। तो उसमें क्या हो रहा था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो उनका हैबिटेट था वहां पे सोलर लाइंस हुआ करती थी, बिजली की तारें जो होती हैं, तो उनसे कोलाइड करके उनकी डेथ हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 इन्वोक किया ताकि उस चीज को रोका जा सके, मतलब कि उन एरियाज में जो उनका हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वहां पर जो वायर्स होंगी इलेक्ट्रिसिटी की वो अंडरग्राउंड होंगी, ओवर द ग्राउंड वो नहीं होंगी। So next is the same sex marriage verdict that was given by the Supreme Court in 2023. तो इसमें बेसिकली सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2023, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसमें कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगल नहीं है करंट लॉज के अकॉर्डिंग। जैसे अभी की हम मैरिजेस की बात करें दैट आर गवर्न्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें सेम सेक्स मैरिज जो है वो लीगल नहीं है। सो कोर्ट कैन नॉट क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये काम तो पार्लियामेंट का है, अगर कोई मैरिज के ऊपर लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी, कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। सो पार्लियामेंट मस्ट डिसाइड ऑन द सेम सेक्स मैरिज राइट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम लाइंस की बात करें रीजनिंग की,
तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है मैरी का। जिस तरह से आर्टिकल 21 में हम देखते हैं बड़े सारे राइट्स हैं, तो उसमें कोई भी आपको ऐसा राइट नहीं मिलेगा राइट टू मैरी। सो आर्टिकल 21 में द राइट टू मैरी इज नॉट फंडामेंटल। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो मैरिजेस को गवर्न करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जुडिशरी उसको रीराइट नहीं कर सकती है। उसको रीराइट अगर करना है तो वो पार्लियामेंट का काम है। उसके साथ साथ कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो LGBTQ होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो रही है। कहां पे हो रही है डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ? हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हो रही है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चीज को तो एड्रेस करना चाहिए। तो क्या क्या सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने? एक तो उनके इनहेरिटेंस राइट्स, अगर वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहते हैं मूवेबल या इमूवेबल, तो उनके पास वो अधिकार होना चाहिए। हॉस्पिटल विजिटेशन, उनके पास हॉस्पिटल जाने का, वहां पे एक्सेस करने का, हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, वो पूरा अधिकार होना चाहिए। इंश्योरेंस का अधिकार होना चाहिए। कोहैबिटेशन प्रोटेक्शन का मतलब कि अगर दो सेम सेक्स के कपल साथ में रह रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशन में भी है, लिविंग रिलेशंस में, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो जीके के लिंक की इसकी अगर हम बात करें तो ये जो सारी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द 3 केसेस। एक तो आपका नवतेज जोहर जो केस था 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था। लाइक जो आपका सेक्शन 377 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हो, इंटरकोर्स करते हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, जैसे एनल इंटरकोर्स हो गया, ओरल, तो इस तरह के ये जो इंटरकोर्सेज होते हैं, दीज आर अगेंस्ट द कोर्स ऑफ द नेचर, तो वो क्रिमिनलाइज कर रखे थे सेक्शन 377 ने। तो बेसिकली 2018 में उसको डीक्रिमिनलाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सिमिलरली 2017 में जो जस्टिस KS पुट्टास्वामी नाम की जजमेंट आई थी, तो उसमें प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था और उसको आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया गया था। सिमिलरली जो नालसा केस था 2014 में, हाँ, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक थर्ड जेंडर होना चाहिए। जैसे अभी हम फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें 2 ही जेंडर्स हमें देखने को मिलते थे, मेल एंड फीमेल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक थर्ड जेंडर भी होना चाहिए, दैट इज द ट्रांसजेंडर। तो उसकी वजह से जो 3 जेंडर्स थे वो आजकल हमें देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट इज फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी केसेस। तो जिस तरह से हम बात करते हैं राइट टू फ्री स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको पता है किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 19 में। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली, हमने पीछे भी देखा कि जो सिडिशन थी, सिडिशन समझते हो ना आप? अगर आप सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का डिसकंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हो बाय वर्ड्स या फिर बाय योर एक्शंस रिटन, तो उसको हम कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सेडिशन। तो सेक्शन 124 है जो आपका आईपीसी का, वो डील करता है सेडिशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हमारी फर्दर जजमेंट नहीं आती है तब तक सेडिशन को तो हम जो है वो फ्रीज करें, मतलब सेडिशन के केसेस के अंदर अरेस्ट गवर्नमेंट तब तक नहीं कर पाएगी। और इंटरनल शटडाउन केसेस के बारे में भी हमने देखा कि जो शटडाउन है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए और जो रीजंस होंगे शटडाउन करने के वो रिकॉर्ड करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि शटडाउन अगर आपने कर दिया तो इंडेफिनेटली चलता रहेगा, वो परमानेंट नहीं होगा, कुछ टाइम पीरियड के लिए होगा, दैट शुड बी टेम्परेरी। तो फ्री स्पीच केसेस में हमने और भी देखा था कि जो एमपीज एमएलएस हैं उनका सस्पेंशन केस हमने देखा था, किस तरह से एमपीज एमएलएस को सस्पेंड करके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेजिस्लेचर में उसको कर्ब किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसको इस तरह से हम सस्पेंड नहीं कर सकते, दैट शुड बी द प्रोपोर्शनल टू द ऑफेंस। और मीडिया फ्रीडम केसेस में भी हमने देखा कि किस तरह से जो जर्नलिस्टिक फ्रीडम है उसको दबाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जर्नलिस्ट की फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर पुलिस किसी जर्नलिस्ट को अरेस्ट भी कर रही है तो उनको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी केसेस की अगर हम बात करें तो आधार वोटर आईडी लिंकिंग केस जो अभी बहुत बर्निंग है, तो उसमें क्या था कि आपका आधार जिस तरह से पैन कार्ड से लिंक्ड है उसी तरह से आधार को वोटर आईडी कार्ड के साथ भी लिंक कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, इट शुड बी वॉलेंट्री, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं हर्ट होगी। सो नेक्स्ट इज 106th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023।
तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें वुमेन्स को 33% जो रिजर्वेशन है लोकसभा में और जो स्टेट की आपकी असेंबलीज होती है उसमें, वो ग्रांट की गई थी। तो इट इज बेसिकली वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। तो इसका नाम है बेसिकली नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो क्या है इसके मेन पॉइंट्स? एक तो 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को ग्रांट की जाएंगी, कहां पर? लोकसभा में और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। SC ST सीट्स को भी ये एप्लीकेबल होंगी। और ये ऐसा नहीं है कि अभी पास कर दिए तो अभी ही मिलना शुरू हो जाएगी, नहीं। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, सेंसस एक्सरसाइज होगी, उसके बाद आपका जो 2029 में इलेक्शंस ड्यू हैं उसमें इसको ग्रांट किया जाएगा। वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन उसमें ग्रांट की जाएगी। तो इसको बेसिकली एक बिगेस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म माना जा रहा है जो डेकेड्स में पहली बार किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया था कि जो स्टेट्स हैं, वैसे जो ओबीसी की लिस्ट डिटरमाइन करनी होती कि कौन ओबीसी होगा वो सेंटर के पास पावर होती है, लेकिन इसमें स्टेट्स को वापस से पावर दे दी गई कि आप अपनी खुद की लिस्ट ओबीसी की तैयार करो, आप खुद आइडेंटिफाई करो कि आपकी स्टेट में ओबीसी कौन है। तो इसने बेसिकली जो इंपैक्ट हुआ था मराठा रिजर्वेशन जजमेंट का, उसको ओवरटर्न किया इस 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। बेसिकली इसको बस इतना समझो आप, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने स्टेट्स की जो पावर थी ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की, उसको वापस रीस्टोर किया स्टेट्स को। पहले स्टेट्स के पास ही थी, फिर सेंटर ने अपने पास ले ली, अब वापस 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्टेट्स के पास वो पावर वापस आ गई। नेक्स्ट इज योर 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। अब 104th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? जो एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन होती थी, लाइक आपको पता होना चाहिए था लोकसभा में और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें बेसिकली लोकसभा में तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में गवर्नर के पास पावर होती है। क्या पावर होती है? एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की हाउस में। तो एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती थी। तो अभी 104th अमेंडमेंट एक्ट ने उस चीज को खत्म कर दिया, मतलब जो नॉमिनेशन की जा रही थी एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसको रोक दिया गया। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि अब एंग्लो इंडियंस की पॉपुलेशन को इतनी है नहीं हमारे देश में कि हम उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। और इसी ने क्या किया, जो SC ST की रिजर्वेशन थी उसको लेजिस्लेचर में 10 और साल के लिए बढ़ा दिया, मतलब 10 साल के बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बेसिकली जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उनको कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है ताकि जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं उनमें नॉर्मलेसी को वापस लाया जा सके। तो 1958 वाज द ईयर जब इसको एनेक्ट किया गया था, और ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स ग्रांट करता है ताकि डिस्टर्ब एरियाज में जो नॉर्मल एसी है उसको वापस लाया जा सके। तो अब इसको डिक्लेयर करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 है वो कहता है या तो गवर्नर या फिर सेंटर एक एरिया को आफ्सपा के अंडर डिस्टर्ब्ड एरिया बता सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पावर मिल जाती है आपके डिफेंस पर्सनल्स को? एक तो अरेस्ट विदाउट वारंट, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। किसी भी प्लेस को, प्रीमाइस को, व्हीकल को वो सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट। और किसी किसी सिचुएशन में फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नॉर्मल इसी को वापस लाने के लिए। तो ये आफ्सपा था। इसमें अब गवर्नमेंट क्या करती है, कभी नोटिफिकेशन लाके किसी एरिया को आफ्सपा के अंदर इंक्लूड कर देती है। जब गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई ये एरिया जो है ये इतना डिस्टर्ब नहीं है, यहाँ पे नॉर्मलेसी आ चुकी है, तो उस एरिया को आफ्सपा से बाहर निकाल देती है। तो अभी रिसेंट हम डेवलपमेंट्स की बात करें, आफ्सपा के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी तक, तो जैसे असम है, असम की कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो आफ्सपा है उसको रिमूव कर दिया गया है। अब सिर्फ आफ्सपा असम में बॉर्डर एरियाज के आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे लगाया गया है। नागालैंड में भी आफ्सपा को पार्शली रिमूव कर दिया गया है, और जो इंसर्जेंसी एरियाज हैं वहां पर अभी तक वो लगा हुआ है। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल वैली से उसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि मणिपुर की हिल डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी ज्यादा एथनिक वायलेंसेस होती हैं, तो वहां पर अभी भी उसको कंटिन्यू रखा गया है। तो सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उसको हटा दिया गया है। और मेघालय की बात करें तो मेघालय में तो पहले ही आफ्सपा जो था उसको
कंप्लीटली रिवोक कर दिया गया था। तो अब आफ्स्पा में रिडक्शन क्यों हो रहा है? जिस तरह से मैंने आपको बताया, जब गवर्नमेंट को लगता है कि नॉर्मलिसी आ चुकी है, सिक्योरिटी सिचुएशन अब ठीक है, तो इट्स टाइम टू रिड्यूस द एरिया अंडर आफ्स्पा। तो एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई, कुछ इंसर्जेंट ग्रुप थे, उनके साथ तो गवर्नमेंट ने पीस अकॉर्ड को साइन कर लिया, तो उसके बाद वहां पे आफ्स्पा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट पुश कर रही है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे नॉर्मलाइजेशन लाई जा सके। तो गवर्नमेंट को लगता है कि अगर आफ्स्पा हटा देंगे तो लोग वायलेंस करना भी बंद कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी विद रिस्पेक्ट टू आफ्स्पा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आफ्स्पा किसी भी तरह की एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, अंडर द गाइज ऑफ आफ्स्पा दे कैन नॉट डू फेक एनकाउंटर्स। तो फेक एनकाउंटर्स जो हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एक्सेसिव यूज जो हो रहा है वायलेंस का, फोर्स का, वो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको वायलेट करता है। एंड इट इज लिंक्ड विद द एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस इन मणिपुर केस। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजों को एम्फेसाइज किया। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स की भी बात करें कि आफ्स्पा और ह्यूमन राइट्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, तो आफ्स्पा को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि आफ्स्पा में आर्म्ड फोर्सेस को अनलिमिटेड पावर दी गई हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। अब आर्म्ड फोर्सेस को पता है कि भाई हमारे ऊपर कोई ट्रायल तो चलेगा नहीं, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी, तो वो जो चाहे वो कर सकती हैं, ऐसा ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग का कहना है। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है इसके अकॉर्डिंग, कि ग्रेजुअली विड्रॉ करेंगे हम, पूरी तरह से आफ्स्पा को खत्म नहीं करेंगे, जो एरियाज हैं अंडर आफ्स्पा उनको आहिस्ता आहिस्ता हम कम करेंगे। तो आपके हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में बेसिकली किन किन चीजों पे फोकस किया जा सकता है, कि आपको भाई जो 106 अमेंडमेंट है वो क्या प्रोवाइड करती है, उसके अंदर क्या प्रोविजंस हैं। जो वुमेन्स की रिजर्वेशन है, जैसे अभी हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो कब इफेक्ट में आएगा। जो स्टेट की पावर है ओबीसी लिस्ट को ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की, वो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया, किस अमेंडमेंट ने एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशन को खत्म किया। आफ्स्पा के रिकॉर्डिंग आफ्स्पा क्या है, किस तरह से इनेक्ट किया जाता है, किस किस स्टेट में लागू है, कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अभी हमने देखा कि आफ्स्पा का एरिया रिड्यूस किया गया है, आफ्स्पा के अंदर आर्म फोर्सेस को कौन कौन सी पावर्स ग्रांट की जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है आफ्स्पा और आर्टिकल 21 के बारे में। तो ये सारी चीजें हमने अभी पीछे डिस्कस की हैं। तो हम बात करें कि जिस तरह से हमारे जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंदर जो अभी चेंजेस किए गए, अभी पीछे तो हमने देखा कि हाँ भाई आईपीसी को बीएनएस बना दिया, सीआरपीसी को बीएनएसएस बना दिया, और जो आपका एविडेंस एक्ट था उसको हमने साक्ष्य अधिनियम बना दिया। तो उसके अंदर मेन पॉइंट्स थोड़े हम देख लेते हैं ताकि हमारे पास एक ब्रीफ ओवरव्यू हो, एग्जाम में जाकर अगर हमें कोई क्वेश्चन आए तो उसको हम डील कर सके। तो बेसिकली इंडिया रिप्लेस्ड आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट विद 3 न्यू लॉज। वो 3 न्यू लॉज जो होंगे वो 1 जुलाई 2024 को एनफोर्स किए जाएंगे। तो पहला अगर हम देखें दैट इज श्योर भारतीय न्याय संहिता 2023। तो इसने रिप्लेस किसको किया है, आईपीसी 1860 को। तो इसके अंदर कुछ प्रोविजंस थी उनको रिड्यूस कर दिया गया, लाइक पहले 511 उसके अंदर सेक्शंस हुआ करती थी, उनको रिड्यूस करके अब देयर आर ओनली 358 सेक्शंस। इस तरह से सेडिशन था उसको रिमूव कर दिया गया, सेडिशन को रिप्लेस करके अब क्या उसमें इंक्लूड कर दिया, एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मॉब लिंचिंग जो थी उसको एक स्पेसिफिक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को एक क्लियर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दिया गया। और कुछ पनिशमेंट्स के लिए आपको कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी, जैसे अगर आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन कर दी या फिर कोई माइल्ड सा क्राइम कर दिया, तो उसके लिए आपको कोई ज्यादा बड़ी पनिशमेंट ना देके कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। हिट और रन के जो केसेस हैं उसके अंदर पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। जो रेप है उसमें भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, लाइक जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो विक्टिम फ्रेंडली हो, मेडिकल फैसिलिटीज जो हो वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। तो ये सारे कुछ आपके चेंजेस लाए गए भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
जो आया आपके सीआरपीसी को रिप्लेस करके। सीआरपीसी बेसिकली आपका 1973 में लाया गया था। तो इसके अंदर अब टोटल 531 सेक्शंस हैं। पहले जस्ट 484 थी, उसको इंक्रीज करके कर दिया गया 531 सेक्शंस। तो अब इसकी क्या मेन प्रोविजंस है? इसमें लाइक जो एफआईआर है उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल किया जा सकता है, मतलब डिजिटल तरीके से। जो जीरो एफआईआर है उसको रिटेन और स्ट्रेंथन किया गया। जीरो एफआईआर आपकी क्या होती है? बेसिकली जिस एरिया में अगर क्राइम हो रहा है तो आप उसी एरिया में जाकर उसको रिपोर्ट कर दो, बेशक वो उनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं भी है। थर्डली, हैंड हेल्ड डिवाइसेस और जो कैमरास होंगे वो यूज किए जाने चाहिए अरेस्ट के द्वारा। जो ट्रायल्स हैं उनको 3 साल के अंदर ही आप कंप्लीट कर दो। जिस तरह से हमने पहले भी देखा, अगर ट्रायल में डिले होता है तो दैट इज अ ग्राउंड फॉर द बेल। और जो फॉरेंसिक एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको मैंडेटरी कर दिया उन ऑफेंसेस के लिए जो 7 साल से ज्यादा जिनके लिए सजा है। एंड पुलिस कस्टडी जो है उसको 90 डेज तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी। और जजमेंट डिलीवरी को डिजिटली अपलोड किया जा सकता है। तो ये सारे बेसिक आपके जो चेंजेस थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसमें इंक्लूड किए गए। थर्ड इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इसको बेसिकली ये इसने किसको रिप्लेस किया है? जो आपका एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसको रिप्लेस किया है। तो इसके अंदर हमें देखना कुल देर आर 170 सेक्शंस। तो इसके अंदर जो चेंजेस लाए गए हैं लाइक उसमें अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है अगर आपने किसी चीज को रिपोर्ट कर रहा है। लाइक इसके अंदर ईमेल्स कर सकते हो अब, मैसेजेस, सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड्स, तो इनको भी अब एक लीगल बैकिंग प्रोवाइड की जाएगी अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो वाई दीज आर लॉस आर इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि आपको पता है हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था दैट वाज टोटली आउटडेटेड। तो अब हमने उसको क्या कर दिया? मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। जिस तरह से हमने देखा जो आपका बीएनएस है उसमें हमने प्रोविजंस को, सेक्शंस को कम कर दिया, बीएनएसएस में इंक्रीज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स एंड सिनेरियोज हमने उसमें मॉडिफिकेशन की। टेक्नोलॉजिकल दुनिया है तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, डिजिटल एविडेंसेस, पीडी ट्रायल्स, इन सब के ऊपर अब हमारा हैवी फोकस है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेलिवेंस की बात करें तो कुछ सेक्शंस जो है वो आउटडेटेड हैं। जैसे अब सीडेशन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये रेलिवेंट है आपके आर्टिकल 19 और 21 का, जिस तरह से हमने पहले भी देखा। कुछ नई ऑफेंसेस को भी इंक्लूड कर दिया गया, जैसे मॉब लिंचिंग को एक स्पेसिफिक ऑफेंस बता दिया गया, टेररिज्म की डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी गई। तो ये सारी चीजें भी हमने देखी। अब हम देखते हैं माइनॉरिटी राइट्स एंड रिजर्वेशन केसेस के बारे में। तो जिस तरह से हम माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, दैट इज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो वो डील करता है बेसिकली माइनॉरिटी के राइट्स के रिगार्डिंग। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या अभी इशू चल रहे हैं। जैसे टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। अभी इस केस में बेसिकली है तो पुराना केस है, बट इसकी रेलेवेंस अभी भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशन जो राइट्स हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली क्या इन्होंने कहा, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं दे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूशंस अंडर आर्टिकल 30, मतलब वो अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रीजनेबल रेगुलेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अशोक कुमार ठाकुर में केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया था कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें जो 27% रिजर्वेशन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अदर बैकवर्ड कास्ट को प्रोवाइड की जा रही है दैट इज वैलिड। और जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था, मतलब ओबीसी के अंदर एक क्रीमी लेयर भी होती है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए वो मैंडेटरी है, लेकिन ऐसी कोई भी क्रीमी लेयर एससी एसटी के लिए मैंडेटरी नहीं है। सो नेक्स्ट इज योर मराठा रिजर्वेशन केस। तो दैट इज बेसिकली ब्रॉट फॉरवर्ड बाय द 102nd अमेंडमेंट। तो जो ये थी इसने बेसिकली क्या किया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसमें जो मराठा का कोटा था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। स्ट्रक डाउन क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सीलिंग सेट रखी है कि अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो वो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मराठा रिजर्वेशन थी
उसने 50% की सीलिंग को भी ब्रीच कर दिया था, तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया। और सेंटर के और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में बोला कि सिर्फ सेंटर के पास ही पावर है ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की अंडर 102 अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें हमने अभी बेसिकली रिसेंटली अभी हमने पीछे भी थोड़ा डिस्कस किया था, एक और अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने क्या किया, जो स्टेट की पावर थी ओबीसी को आइडेंटिफाई करने की, वो स्टेट्स को वापस रिस्टोर कर दिया 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। तो ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। उसी तरह से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड की जानी चाहिए और ये 50% से ऊपर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि इसने कोई भी लिमिट ब्रीच नहीं की है, 10% जो रिजर्वेशन है दैट इज वैलिड। अब ये जो 10% रिजर्वेशन थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दी थी? द अमेंडमेंट वाज द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बेसिकली क्या किया था, जो जनरल कैटेगरी के पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीकर है जनरल कैटेगरी से, उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये चीज वायलेट नहीं करती है। तो बच्चे यहां पे ये बात समझ लो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक केस हुआ था 1973 में, दैट इज कॉल्ड एज द केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन ले किया था और कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट नए नए बेसिक स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करती जाती है, मतलब नई नई प्रोविजंस को एज बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड करती जाती है। तो दिस इज बेसिकली योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। So next is minority status case, St. Stephen's College case 2022-24। तो इसमें बेसिकली जजमेंट जो आई, जजमेंट ने क्या बोला कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो नॉन माइनॉरिटी एडमिशंस कर रही है, मतलब वो एडमिशंस कर रही है जिसमें नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की एडमिशन कर रही है तो फिर उनके पास पूरी ऑटोनॉमी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी केसेस क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या अफर्म किया था, इसमें माइनॉरिटीज जो है उसको स्टेट वाइज डिफाइन करना चाहिए, मतलब नेशनल लेवल के ऊपर कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम स्टेट के अंदर देखेंगे कि कौन सा रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है। तो इसमें हमें दो आर्टिकल्स देखने होते हैं, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 29। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसी से हमारे अंदर पास कुछ क्रूशियल डिबेट्स आती हैं, दैट इज जो यूपी में चल रहा है अभी, मदरसा की रेगुलेशन गवर्नमेंट करना चाहती है, माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स, और जो स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बेस्ड माइनॉरिटी आइडेंटिटी, दैट इज ऑल्सो ए कोर इशू ऑफ डिबेट। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखने हैं। जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 15(4), 15(5), रिजर्वेशन इन एजुकेशन। एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करो तो आपके पास आर्टिकल 16 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करो आपके पास आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है। तो इन आर्टिकल्स को आप जरा देख लेना अलग से भी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जिस तरह से पहले हमने देखा आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 19 जिसमें कुछ 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसी तरह आप आर्टिकल 15, 16, 29 और 30 को भी एक नजर देख लीजिएगा।